अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर जाहिद और आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मनी इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स। ओके, सबसे पहले हम मनी को डिफाइन करते हैं। मनी इज़ एनी गुड विच इज़ वाइडली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड इन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी किसी भी चीज़ को ख़रीदने या बेचने के लिए हम जो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मनी। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू बाय द मोबाइल, अगर मैं कोई 50,000 या 20,000 का मोबाइल ख़रीदता हूँ, देन आई हैव टू गिव द नंबर 20,000 नंबर, यानी यूनिट जो है वो मनी के मैं किसी पर्सन को दूंगा, उसके एक्सचेंज में मैं वो उससे कमोडिटी ले लूँगा। तो मनी हमारे पास क्या हो जाएगी, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाएगी। करंटली जो है 4 टाइप की मनी यूज़ हो रही है। नंबर 1 कमोडिटी मनी, रिसीप्ट मनी, फ्रैक्शनल मनी और फिएट मनी। Basically, what are the functions of money? What are the functions of money? सबसे पहला फंक्शन जो है मनी का है, दैट इज वर्क एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन कि मनी जो है एज अ मीडियम के तौर पे यूज़ किया जा सकता है किसी भी चीज़ को। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू बाय मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन की प्राइस अगर 10,000 है, देन आई हैव टू पे 10,000 रुपीज़ अगेंस्ट वन मोबाइल फ़ोन। तो मेरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया है करेंसी। 10,000 रुपीज़ जो है वो मेरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया है। देन इट्स अ यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट मीन कि वन मोबाइल फ़ोन हैज़ 10,000 रुपीज़, देन इट्स मीन वन मोबाइल फ़ोन इज इक्वल टू द 10,000 यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ इन टर्म ऑफ करेंसी। हम किसी और चीज़ में ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सब यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझसे कोई कार में कहे कि मुझे एक कार के ज़रिए एक्सचेंज कर दो मोबाइल फ़ोन को, तो मैं उसको यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं बना सकता। इसी तरह किसी और हाउस के भी यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं बना सकता। बट करेंसी की ये क्वालिटी है या इसका एक फंक्शन है कि इसमें यूनिट ऑफ अकाउंट होता है कि हमारे पास अगर हमें कोई सस्ती चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए भी हमारे पास वो यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे यूज़ हो सकता है, और अगर कोई महंगी चीज़ खरीदनी है तो भी यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे यूज़ हो सकता है। देन अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि करेंसी हैज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसमें हम इसको हम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम करेंसी को सेव कर सकते हैं। जबकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, इन द एब्सेंस ऑफ मनी वी आर अनेबल टू स्टोर आफ्टर अ सर्टेन टाइम। जैसे अगर हमारे पास कोई पेरिशेबल आइटम है तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, बट मनी के अंदर ये क्वालिटी होती है कि हम उसको स्टोर कर सकते हैं। देन अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर किसी के को डेफर्ड पेमेंट करनी होती है या बाद में, अगर लाइक फॉर एग्जांपल किसी को उधार लेना होता है, तो उसके लिए हमारे पास मनी एक स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ की जाती है। तो अगर हम कोई मनी के अलावा कोई और कमोडिटी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कोई जानवर या अगर पेरिशेबल आइटम लेते हैं, सब्जी वगैरह, अगर इसके मनी के बजाय ये यूज़ हो रहे होते तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई जानवर हम ऐसे डेफर्ड पेमेंट के तौर पे रखें और वो मर जाता है तो उसमें भी वो एक प्रॉब्लम है। इसी तरह अगर हम कोई पेरिशेबल आइटम लेते हैं और वो आफ्टर सर्टेन टाइम हमें रिटर्न करना होता है तो उसमें भी प्रॉब्लम ये होगा कि वो ख़राब हो सकता है, सड़ सकता है या पुराना हो सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में अगर मैंने किसी से 10,000 उधार लिए हैं, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसको 10,000 रिटर्न करता हूँ, तो वो ये नहीं कहेगा कि ये 10,000 जो हैं गल गए हैं या सड़ गए हैं, या आपने मुझे यानी 1,000 के नोट में क्यों प्रोवाइड किए हैं, 500 का नोट क्यों दिया है। बल्कि वो 10,000 लेगा और वो यानी उसकी पेमेंट अदा हो जाएगी। तो मनी का एक ये भी फंक्शन है कि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। वेल गाइज, इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट इज़ द प्राइस ऑफ मनी, यानी किसी भी करेंसी की, किसी भी मनी की नॉमिनल वैल्यू की जो प्राइस होती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। In capitalist economy, if we have we give the payment
we give the money to someone for using something and then we must receive interest. मतलब ये है कि अगर हम किसी को कुछ करेंसी देते हैं, कुछ मनी देते हैं for his consumption, then we must receive interest. Interest has an inverse relationship with money demand. अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो मनी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो मनी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. इसी तरह से द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट. और मनी सप्लाई का इसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, क्योंकि मनी सप्लाई जो होती है इंक्रीज हो जाती है अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा. And now I would like to define the interest rate and its impact on the different sector of the economy. In the capitalist world, money is treated as the commodity. Is beside we can use at a medium of exchange. यानी हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे वी रीड इन द फंक्शन ऑफ मनी. लाइक इसको हम मेजर ऑफ वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जरिए यूज़ करते हैं. अच्छा, इसकी जो प्राइस होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल वही फ़ोन की देता हूँ, इफ़ आई वांट टू बाय द फ़ोन, then we have to pay in term of money some commodity, some numbers of money units. तो मैं मोबाइल फ़ोन खरीदने के काबिल हो जाऊंगा अगर द प्राइस ऑफ मनी इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट रेट. ठीक है, सो उस इंटरेस्ट रेट के ज़रिए हम इसके प्राइस ऑफ मनी पे करते हैं. बट इसी तरह से जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं, दे आल्सो टेक डिफरेंट पेमेंट्स फॉर यूजिंग फॉर देयर पब्लिक कंस्ट्रक्शन या पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए. तो दे हैव टू पे इंटरेस्ट पेमेंट ऑन देयर लोन्स. अच्छा, जब हम प्राइवेट लोन लेते हैं, देन वी ट्राई आवर बेस्ट टू यूटिलाइज बाय आवर बेस्ट एफर्ट्स. बट जब कोई गवर्नमेंट्स पब्लिक लोन लेती है तो वो उसने रिटर्न नहीं करना होता, तो वो उतना एफिशिएंटली उस लोन का यूटिलाइज नहीं करते, जिसकी वजह से होता क्या है कि दे यूज्ड दिस लोन बाय हुक एंड बाय क्रूक. यानी अगर उसने एक साल में यूज़ करना है उस लोन को, उसकी लोन की पेमेंट को, तो वो अपने टर्म्स अपने यानी टेन्योर में उसको किसी भी तरीके से मिस यूज़ कर सकता है, अंडर यूटिलाइज कर सकता है. बट वी हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट जिससे हमने लोन लिया हुआ है. तो उस लोन की जो डेट सर्विसिंग है या जो रीपेमेंट है वो नेशन पे पड़ जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अब मोर देन 100 बिलियन यानी हमने हिस्ट्री में लोन लिया हुआ है. अब करंट एनुअल बेसिस पे आपको 10 बिलियन डॉलर जो है वो या तो लोन पेमेंट करना है या फिर उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना है. तो अगर हम इसको देखेंगे 10 बिलियन डॉलर को, तो इट्स ऑलमोस्ट आपका 50% ऑफ योर टैक्स कलेक्शन बन जाता है. यानी आपकी डेट सर्विसिंग जो है वो आपका 50% है आपके टोटल गवर्नमेंट के रेवेन्यू के. तो हाउ द गवर्नमेंट कैन गेट राइट ऑफ दिस. तो इंटरेस्ट जो है किसी भी गवर्नमेंट के लिए इस तरह से बहुत तकलीफ देह हो जाता है. देन जी, इंटरेस्ट रेट एंड द फॉरेन एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी. इंटरेस्ट का जो कंट्रीज़ हैं उनकी फॉरेन एक्सचेंज पे भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. इंटरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द विटिएटिंग द पोल्यूटिंग एंड पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट. द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक वो अपनी पूरी मेहनत करके जो भी कुछ अर्निंग करते हैं वो सब के सब पे कर देते हैं फॉरेन लोन्स में, जिसकी वजह से जो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है इन लोकल कंट्री में, लोकल स्टेट में, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और उनका जो एक्सचेंज रेट है वो बड़ा एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी करेंसी का एक्सचेंज रेट जो है वो बुरी तरह से वीक हो जाता है या कम होना शुरू हो जाता है. जो लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, तो अगर पाकिस्तान को 10 बिलियन डॉलर्स ईच ईयर्स पे करने हैं, जबकि पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है, टोटल जीडीपी वो अगर 300 बिलियन डॉलर्स है, उसमें से अगर हमने उसका 10%
जो टोटल प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट की इनकम नहीं है, वो टोटल प्रोडक्शन है, जीडीपी है, उसका 10% हिस्सा अगर हमें सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करनी है तो हमारा एक्सचेंज रेट कैसे स्टेबल रह सकता है? तो डेवलपिंग कंट्रीज डिपेंडेंट हो जाते हैं लोन लेने के लिए आईएमएफ पे या वर्ल्ड बैंक या अदर डिफरेंट कंसोर्शियम्स के साथ। तो इसलिए इंटरेस्ट का जो है वो बहुत ज़रा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एक्सचेंज रेट के ऊपर। Okay, next I would like to define the adverse relationship of inflation and interest rate के इंटरेस्ट रेट की वजह से इन्फ्लेशन किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन राइजिंग प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अगर कीमतें कंटिन्यूसली मार्केट में बढ़ रही हैं दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब जैसे अगर इसको हम रीड कर लीजिएगा आप लोग कंप्लीट, मैं सिर्फ इसको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब गवर्नमेंट रिसेशन में होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट कंपनी से, डिफरेंट लोगों से लोन लेकर इसको यानी जो तरक्याती काम है वो करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एट दैट टाइम वो लोन तो ले लेती है लेकिन उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती। वो देन फिर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं करने की वजह से उससे उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती कि वो दे हैव टू रिटर्न देयर इंटरेस्ट रेट as well as their ओरिजिनल अमाउंट। तो इसके लिए क्या करती है, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि अगेंस्ट द लॉ जाके वो नए नोट प्रिंट आउट करती है। जब प्रिंटिंग न्यू मनी करती है, क्योंकि बहुत कम प्रोडक्शन तो आपकी इंक्रीज नहीं हो रही लेकिन जस्ट आप नए नोट प्रिंट आउट कर किए जा रहे हैं जस्ट टू कोप अप देयर ओवर एक्सपेंडिचर, तो उसके इसलिए आपको यानी इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आ जाता है। ओके, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ मनी क्या है? एज कम्पेयर टू कैपिटलिज्म, इस्लाम ट्रीट मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द स्टोर ऑफ वैल्यू बट नॉट एज अ कमोडिटी। इस्लाम में जो है इसको एज अ कमोडिटी के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता, यानी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं उसमें एज अ कमोडिटी के तौर पे यूज़ किया जाता है। सिंस द मनी इज इटसेल्फ कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन, क्योंकि मनी जो है वो इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बट इट्स नॉट अ कमोडिटी। It becomes useful only when it is exchanged into the real assets when it is used to buy the services. So हम कह सकते हैं कि अगर आप खरीद कोई चीज़ क्रेडिट ले रहे हैं या क्रेडिट दे रहे हैं तो इसके ऊपर आप कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं ले सकते। अकॉर्डिंग टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यानी अगर हम इसको देखें तो इंटरेस्ट जो है ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ अनलॉफुल। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ मनी के ऊपर अगर हम कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं तो ये जो है इसको हम कहेंगे कि इट इज़ टोटली बैन इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स। The net effect of this way was to prevent the interest rate from the penetrating into the economic system, though the backdoor. Thus, the economic order in Islam prohibiting of interest rate takes care of the problem of unemployment, inflation, foreign exchange volatility, and business cycle. तो अगर हम इन सब चीज़ों पर किस तरह से कवर कर सकते हैं, अगर हम इस्लामिक लॉज पर यानी इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम इस पर अमल करें तो the banking system in Islamic economics is based on the concept of sharing of profit as well as loss। यानी अगर हम इंटरेस्ट नहीं लेते तो हमारे पास किस तरह से हम बैंकिंग सिस्टम को चला सकते हैं, तो देन वी हैव टू create an accounts on the basis of sharing profit and loss in general principle that who want to earn to return on their savings should also be willing to assume a risk। अगर मेरे पास सेविंग है, मैं उसको बैंक में रखवाता हूँ, किसी कमर्शियल बैंक में रखवाता हूँ, देन आई डोंट हैव एनी रिस्क टू लूज द वैल्यू। बट इन इस्लामिक मेरे जहन में एक वो है
कि ये इन्वेस्टमेंट हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि इस्लाम में एक बैंक जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी हो सकता है, तो वो लॉस भी आ सकता है, तो इसलिए प्रॉफिट एज वेल मेरे जहन में एक रिस्क होता है कि आई कैन लूज द मनी, द बैंक विल हैव टू शेयर द लॉस टू द एंटरप्राइजेस if they wish to obtain to return the capital. ठीक है, this is the basically concept of money without using the interest rate in Islamic economics. Okay, thank you very much for your concentration. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे भी फर्दर डिस्कशन करेंगे. थैंक यू फॉर दैट टाइम.